अच्छा जी बच्चों, FAR 1 पहले से मुश्किल होगी। पहले आपने FAR 1 पढ़ी हुई है? थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको FAR 1 के सिलेबस का। अभी वो से मुश्किल हो गई है, तो लिहाजा आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप चैप्टर देखें, ES 20, 23, 16, 40, 36, ये सारे ओल्ड है। जो पहला चैप्टर आया है नया, वो कौन सा है जी? IS 38 है। ठीक हो गया। ये पहले पुरानी स्कीम में FAR 2 में होता था, ये अब FAR 1 में ऐड हुआ है। IS 41, ये भी न्यू चैप्टर है, FAR 2 में होता था, FAR 1 में आया है। स्टेटमेंट चेन इक्विटी, ये पहले मौजूद था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में मौजूद था, IS भी मौजूद था, ये भी न्यू आया है। ये भी पहले FAR 2 में होता था। फाइनल अकाउंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये पहले किसी में भी नहीं होता था। ये पुरानी स्कीम में होता था, पुरानी स्कीम से भी पुरानी स्कीम में होता था, और इसको उन्होंने शामिल किया था। पहले तो होता था, खैर पिछली स्कीम में उड़ा दिया था तमाम किताबों से। अभी दोबारा लेके आए हैं, पता नहीं क्यों लेके आए हैं, इसकी लॉजिक हमें समझ नहीं आई। क्योंकि दुनिया के तमाम अकाउंटिंग बॉडीज में ये टॉपिक निकल चुका है। तो लेकिन बहरहाल कोई पुराना बाबा होगा, बैठा होगा स्कीम में, उसने कहा होगा कि यार ये मैंने बड़ी मुश्किल से पास किया था, लिहाजा ये इन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। बात समझ लगी? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड काफी मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अब उन्होंने डाल दिया है तो हमें करना पड़ेगा। हो सकता है एक दो अटेम्प्टों के बाद उनको अकल आ जाए और ये डिलीट मार दें, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। NPO पहले भी मौजूद था, अभी भी है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है खैर। और IS 7, ये सारे हमारे चैप्टर हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो कुछ टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गए हैं, जैसे कि अर्निंग पर शेयर का टॉपिक था, वो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक हो गया। रेशियोज का टॉपिक था, वो यहाँ से डिलीट हो गया। और उसके बाद आपका एरर्स का टॉपिक था, वो यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ तक की बात में लगी थी। ये हुआ हमारा ओवरऑल सिलेबस है। तो इस सिलेबस में हमने जो है, सबसे पहले जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम कर लेते हैं जी IS 16। IS 16 क्यों करते हैं? क्योंकि हमने IS 16 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो ये बातें समझने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट पढ़ेंगे हम, IS 38, क्योंकि ये भी उससे मिलता जुलता ही अप्रॉक्सीमेट। IS 16 करने के बाद हम 20 पे चले जाएंगे, फिर 23 पे चले जाएंगे, फिर 38 पे चले जाएंगे। तो ये वाला एरिया जो है ना, हमने सबसे पहले खत्म करना है। ये स्टैंडर्ड्स है। सबसे पहला हमारा पहली स्टेज हमारी ये होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे, ये हमारी सेकंड स्टेज होगी, और आखिरी महीने में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक में से मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स के सवाल आएंगे। वो सवाल कितने कितने मार्क्स के होंगे, ये भी आपको बातें समझाने का फायदा, क्यों नहीं आपको समझ भी नहीं आनी। जब हम कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे ना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक हो गया? तो बच्चों हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एसेट की कैटेगरी भी पढ़ी थी, हम उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं कि एसेट्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंटेंजिबल और टेंजिबल। पुराने वक्तों में इंटेंजिबल होता था FAR 2 में, अब ये भी आपके सिलेबस में शामिल है।
इनटेंजिबल वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम उठा नहीं सकते, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनका वजन नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स की क्या डिस्क्रिप्शन है जी? नो फिजिकल अपीयरेंस। एग्जांपल क्या है जी? सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लोगो, ये सारे के सारे क्या हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनकी कोई वॉल्यूम, स्पेस, एरिया, वजन वगैरह कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं? टेंजिबल। तो उसके एग्जांपल क्या है जी? गुड्स, प्लांट, बिल्डिंग, व्हीकल, लैंड वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? टेंजिबल। अब टेंजिबल क्या की दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट वो है जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा होगा, और करंट वो है जिनका फायदा 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है जी? गुड्स। ये जो गुड्स है, जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री आपने इसलिए नहीं बनाई कि 2 साल बाद बेचेंगे। इन्वेंट्री आपने क्यों बनाई? क्योंकि अगले महीने में बेच देंगे। कोशिश तो अगले महीने की है, लेकिन अगर ना सेल हो सके तो चलो कोई नहीं, साल तक तो सेल हो ही जाएगी ना। तो इन्वेंट्री बेसिकली बनाने की नीयत ही होती है कि इसी महीने में या अगले महीने में सेल हो। ठीक हो गया नहीं? तो डेटर हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, ये कौन से एसेट है? ये करंट एसेट है, जिसका फायदा मैक्सिमम हम कितने टाइम में ले लेंगे? 1 साल में ले लेंगे। लेकिन ऐसे एसेट जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा टाइम में मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। जैसे एग्जांपल उसकी क्या है? बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह, ये सारे कौन से एसेट हैं? नॉन करंट एसेट है। फिर नॉन करंट की आगे दो कैटेगरीज है बच्चों, कौन सी? डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल वो है जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है, जिन्होंने कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाना। और नॉन डेप्रिशिएबल कौन से हैं? जिनकी लाइफ लिमिटेड नहीं होती, जिनकी लाइफ का हमें खुद पता नहीं होता कितने साल ही जिंदा रहे। ठीक हो गया? जैसे लैंड है, गोल्ड है, डायमंड है, एंटीक्स हैं, ठीक है ना, पुरानी तस्वीरें हैं। तो जो पेंटिंग्स हैं, उनका हमें नहीं पता है कि ये 50 साल निकालेंगी, 100 साल निकालेंगी, 200 साल निकालेंगी, या कितना साल निकालेंगी। ठीक है जी। हमारे पैदाइश से पहले मौजूद थी, हमारे मरने के बाद भी मौजूद ही होंगी, तो वो खत्म नहीं होगी। गोल्ड है, दादी अम्मा के जमाने का गोल्ड हमें वालदाएं दिखाती होती हैं कि यार देखो जी तेरी दादी ने देता सीधे फलां फलां। तो ये क्या है? गोल्ड। इसकी कोई लाइफ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, कितने साल। लैंड है, उसकी कोई लाइफ हमें पता नहीं है। डायमंड है, उसकी भी कोई लाइफ हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई अगले 50 साल में एक डायमंड खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एसेट जिनकी लाइफ का हमें आइडिया है कि उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। और ऐसे एसेट जो जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, इसका मतलब क्या है? वो डेप्रिशिएबल है। यहां तक की बात समझ लगी? तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, वो टॉपिक है डेप्रिशिएबल नॉन करंट टेंजिबल एसेट। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है जी? डेप्रिशिएबल नॉन करंट टेंजिबल एसेट, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। हम इंटेंजिबल की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम करंट एसेट की बात नहीं करने जा रहे हैं, और हम नॉन डेप्रिशिएबल की बात भी नहीं करने जा रहे। ये हमारी कैटेगरी से निकल गए इस वक्त। हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस कौन से एसेट है बच्चों? डेप्रिशिएबल नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स। यहां तक की बात समझ लगी सबको? उसके बाद बच्चों बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होती है जी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। उसके लिए बच्चों हमने मुख्तलिफ किस्म के मेथड पढ़े हुए हैं, याद है कुछ कुछ? कौन कौन से मेथड पढ़े हुए हैं? स्टेटर मेथड, उसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अकर वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक हो गई? या दूसरा फार्मूला था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, याद है कुछ कुछ? डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला था डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में लिखा हुआ है। और दूसरा मेथड कौन सा था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। लेकिन यहाँ पे रेट निकालने का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था। वो क्या था? आर इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट इनटू स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये याद है फार्मूला से? ठीक है जी।
तो यहाँ पे बच्चों एक और कंसेप्ट निकला था, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरा फार्मूला कौन सा था? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। उसका फार्मूला क्या था बच्चों? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। मतलब अगर किसी एसेट की लाइफ 5 साल है तो डिजिट आपने उल्टे लिखने होते थे, 5 4 3 2 1, टोटल किया 15 आया, तो सम ऑफ डिजिट 15 है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय उस साल का डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। कितना है जी? 15। याद है कुछ कुछ? ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। चौथा मेथड कौन सा था? आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड का फार्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो आपका जो आंसर आएगा वो पर ईयर नहीं आएगा, पर यूनिट आएगा। फिर उसको आपने जितने भी यूनिट बनाए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का आंसर आ जाएगा। ये 4 मेथड आपने बचपन में पढ़े थे और याद है। फिर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ी थी, 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? फुल ईयर पॉलिसी और टाइम बेसिस पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी का मतलब क्या था कि जिस साल में एसेट लिया है ना उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, चाहे जब मर्जी लिए। जनवरी में लिया है, अप्रैल में लिया है, अगस्त में लिया है, अक्टूबर में लिया है, नवंबर में लिया है, जब मर्जी लिया है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर आपने 2025 में जाके नवंबर में भी एसेट लिया है, 1 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो फिर भी क्या होगा? पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ये बात अच्छी है बुरी है, जैसी भी है भाई पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ही है आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। पॉलिसी क्या होती है? सबके लिए बराबर है। नहीं बात लगी? वो घर में होता है ना, एक बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, अब छोटा रो रहा है, बड़ा उससे ज्यादा रो रहा है। अब माँ ने आके देखा कौन ज्यादा रो रहा है? बड़ा ज्यादा रो रहा है, तो माँ ने छोटे को दोबारा मार दिया। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसने क्या किया, गलती किसकी थी, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। पॉइंट ये है कि माँ बाप ने उस वक्त सामने थोड़ी थे जब आपने ये हरकत की, तो माँ बाप ने तो देखना कि रो के डर है। जो रो रहा है वो मजलूम है, और जो कम रो रहा है या नहीं रो रहा वो जालिम है, माँ ने उसको मार देना। ठीक हो गया? तो पॉलिसी ये है भैया। पॉलिसी में फिर क्या होता है? जालिम मजलूम नहीं देखा जाता, जो भी यार रगड़ा रहेगा। सीधी सी बात है। तो पॉलिसी यहां पे भी यही है। क्या भाई? कि आपने जिस साल में जिस महीने में भी एसेट लिया है ना, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, चाहे आपने उसको 15 दिन इस्तेमाल किया है और चाहे आपने उसको 350 दिन इस्तेमाल किया, फर्क नहीं किया जाएगा। तो ठीक हो गया? हाँ, जिस साल में एसेट बेचा है उस साल की एक दिन की डेप्रिसिएशन भी नहीं आनी, चाहे आपने जिस साल में बेचा उस साल 11 महीने इस्तेमाल किया था या चाहे 1 महीने इस्तेमाल किया था, उस साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। कि जिस साल आपने एसेट बेचा उस साल एक दिन की भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, चाहे जितना मर्जी आपने इस्तेमाल। ठीक है? ये फुल ईयर पॉलिसी थी। अगली पॉलिसी कौन सी है? मंथली या टाइम प्रोपोर्शनल पॉलिसी या प्रो रेटा बेसिस पॉलिसी। ठीक है जी? इसके 2 3 नाम आए आपने लिखे हुए हैं। इसमें क्या करना है? वो कहता है कि जिस महीने में एसेट परचेज किया था ना उस महीने से डेप्रिसिएशन काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्च में लिया था तो जनवरी और फरवरी की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, मार्च की आएगी। ठीक हो गया? अगर नवंबर में लिया था तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक की डेप्रिसिएशन नहीं आनी, क्योंकि उन महीनों में था ही नहीं आपके पास। नवंबर में आया है तो नवंबर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है? तो ये उससे ज्यादा बेहतर पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं है। हर पॉलिसी की अपनी अपनी वजूहात होती हैं। बरल अच्छा, और जिस महीने में बेचा उस महीने की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नवंबर में बेचा है तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की तो आ जाएगी, नवंबर की नहीं आएगी क्योंकि उस महीने में बेच दिया। लेकिन अगर फुल ईयर पॉलिसी देखा जाए तो जिस साल में बेचा पूरे साल की नहीं आनी। अगर आपने 2026 में नवंबर में बेचा है तो फुल ईयर के मुताबिक तो 2026 में सारे साल की डेप्रिसिएशन गई। लेकिन मंथली पॉलिसीज कहती है कि नवंबर की गई, बाकी महीनों की आएगी। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है बच्चों कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, आपको ना बताया जाए कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी कौन सी है, आपने डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी है, तो फिर आपने करना क्या है? अगर तो आपको डेट ऑफ परचेज दी गई है सवाल में कि 1 मई को परचेज किया, तो फिर मंथली बेसिस पॉलिसी फॉलो करें। अगर है कि आपने आपको नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, आप पे छोड़ दिया, अब आपने चूज करना है। आपके पास 2 पॉलिसियां, कोई एक चूज करेंगे। तो करना आपने क्या है कि अगर तो डेट ऑफ परचेज आपको गिवन है ना कि 1 मई को एसेट बाय किया है, तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? मंथली। लेकिन अगर उसने आपको डेट ऑफ परचेज बताई नहीं है कि मई था, जून था, जुलाई था, अगस्त था, सितंबर था, कौन सा महीना था, नहीं बताया, तो मजबूरन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फुल ईयर पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अगर डेट ऑफ परचेज बताई है
और आप फुल ईयर पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपने गलत की। समझ आ गई बात? अगर डेटा परचेज बताई गई है, पॉलिसी नहीं बताई गई, आप पे छोड़ दी है, तो आपने फुल ईयर पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी। क्योंकि डेटा परचेज क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई है कि ये यकम मई को परचेज किया था, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की डेप्रिसिएशन आपने क्यों चार्ज करता? समझ आ गई? हाँ, अगर ये कहता कि ड्यूरिंग द ईयर एन एडिशनल प्लांट ऑफ 2 लाख रुपया वाज बॉट, अब वो कहता ड्यूरिंग द ईयर, आपको महीना नहीं बताया उसने, तो वो मंथली पॉलिसी अप्लाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर फुल ईयर पॉलिसी अप्लाई करें। लेकिन अगर वो ये कहता है कि यकम मई को प्लांट बाय किया, तो उसने आपको हिंट दे दिया कि किस महीने में प्लांट आया, तो वहां पे फिर आपने फुल ईयर पॉलिसी अप्लाई नहीं कर। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो बोलो तो सही। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एसेट भी आपने पढ़ा हुआ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एक एसेट की कॉस्ट किस दिन फाइनल होगी। कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का हिस्सा है, कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? उसकी एग्जांपल यह है कि फर्ज करें बच्चों, आपने जापान से प्लांट लिया। प्लांट कहां से लिया? जापान से। तो जापान में सप्लायर को पैसे दिए होंगे, दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? सप्लायर को फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए दे दिया, तो सप्लायर के गोदाम से आपने प्लांट उठाया, उसको 10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या वो प्लांट 10 लाख रुपए का? नहीं, वो प्लांट उसके गोदाम से उठा के जापान की पोर्ट तक लाने का खर्चा पड़ेगा, आप वो खर्चा शामिल करेंगे। फिर जापान की पोर्ट से आपने शिप पे रखा और वो शिप कराची तक आया, शिप वालों को जो पैसे देने हैं वो भी शामिल होंगे। कराची पहुंचा, कराची में कस्टम वाले और एक्साइज वाले बैठे हुए, उनको पैसे दिए, वहां से प्लांट क्लियर करवाया, प्लांट वहां से पोर्ट से क्लियर हुआ, फिर आपने ट्रक पे रखा, कराची से लाहौर आया, ट्रक वाले को अलहदा पैसे दिए, टूल टैक्स अलहदा दिया, लाहौर पहुंच गया। लाहौर में फिर प्लांट जब आपकी फैक्ट्री पे पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचने के बाद आपने उस प्लांट के लिए एरिया तैयार करवाया, मजदूरों ने काम किया, ईंटें लगाई, सरिया लगा, बिजली, सीमेंट, बजरी, सारा कुछ लगा, वो जगह तैयार हुई जहां पे प्लांट आपने लगाना था। उस जगह पे जितना खर्चा आया सारा प्लांट की कॉस्ट में शामिल कर। प्लांट लग गया, अब प्लांट को चलाना है। चलाने के लिए आप खुद से पंगे नहीं लेंगे, आप एक एक्सपर्ट बुलाएंगे, एक्सपर्ट आपको बताएगा कि भाईजान ये पहले महीने आपने इस कैपेसिटी पे चलाना है, इतनी बिजली इस्तेमाल करनी है, इतने घंटे चलाना है, इस कैपेसिटी पे चलाना है, वो सारा कुछ बताएगा। अगर इंजीनियर आप नहीं बुलाएंगे, टेक्नीशियन नहीं बुलाएंगे, खुद पंगे लेंगे, तो हो सकता है प्लांट जल जाए। तो इतनी दूर से जो प्लांट लेके आए सारा तबाह हो, तो इसलिए खुद से पंगे नहीं लेंगे। अगर आपने नई बाइक ली हो तो आपको पता है ना कंपनी क्या करती है, आपको बताती है कि भाईजान पहले 500 किलोमीटर बाद आपने ऑयल चेंज करवा लेना है, और पहले 500 किलोमीटर में चलाते वक्त आपने फुल स्पीड पे बाइक को नहीं चलाना। तो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि भाईजान ये पंगे नहीं लेने आप, अदरवाइज आपका वो इंजन शुरू में ही सीज कर जाए। समझ आ रही बात? तो वही जो चीज है, वही प्लांट के बारे में भी आपको एक्सपर्ट बताता होता है कि भाईजान इसको पहले 2 महीने कम से कम आपने 50% कैपेसिटी पे रखना है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना, खराब हो जाएगा प्लांट। ठीक हो गया? अच्छा, फिर वो प्लांट उस एक्सपर्ट ने भी क्या मुफ्त में आपको बताया होगा सारा कुछ, उसने पैसे लिए होंगे, एक्सपर्ट ने बताया है। अब आपने प्लांट को चलाया, प्लांट को क्या किया जी आपने? चलाया। तो प्लांट को चलाने तक जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे उस प्लांट की कॉस्ट में शामिल होंगे, चलाने के बाद वाले खर्चे शामिल नहीं होंगे। मतलब चलाया, महीने बाद आपने ट्यूनिंग करवाई, तो ट्यूनिंग का खर्चा प्लांट की कॉस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? अब रनिंग के बाद जो भी खर्चा है वो अब मेंटेनेंस का खर्चा है, वो प्लांट की कॉस्ट का खर्चा नहीं कहलाएगा। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो इसी ट्रांजिट पीरियड के दौरान है, लेकिन हम उनको शामिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल टैक्स पे किया, क्या पे किया? सेल टैक्स। लेकिन सेल टैक्स तो बाद में मिल जाएगा आपको वापस, तो वो टैक्स जो आपने पे किया बाद में वापस मिल जाएगा, क्या वो कॉस्ट है? वो खर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे जो आज आपने दिए 15 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे, तो ये तो लोन है, ये तो आपने किसी को लोन दिया हुआ है जो कल को वापस मिल जाएगा, तो प्लानिंग कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, कराची से लाहौर आते वक्त ड्राइवर साहब ने क्या किया जी, क्या कहते हैं, स्पीड की वायलेशन की, 140 पे ट्रक चलाया, मोटर वालों ने रोक लिया, जुर्माना कर दिया 10,000 रुपए का। तो क्या ये 10,000 रुपए का जुर्माना प्लानिंग कॉस्ट में शामिल करेंगे? नहीं, ये पंगा जो है मैनेजमेंट ने लिया है, तो इसका नुकसान मैनेजमेंट बर्दाश्त करेगी, प्लांट बर्दाश्त नहीं करेगी। जो चीजें नेसेसरी थी वो प्लांट की कॉस्ट में शामिल करें, लेकिन जो अननेसेसरी हरकतें हैं वो प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं करें। यहां तक की बात समझ लगी?
मोटरवे पे आ रहे थे, ट्रक वाले ने खाना शाना खा लिया, उसके पैसे प्लांट की कॉस्ट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? आवाज नहीं आई। होंगे। होते हो। ट्रक वाला भूखा मर जाए। 2 दिन का सफर है, कराची से लाहौर माल लेके आना है, तो 2 दिन में मजदूर कुछ नहीं खाएगा। बताएं। अगर तो आपने उसके साथ ये तय किया है कि भाई हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, बाकी सारा कुछ तेरा, फिर तो 10,000 से 10,000 पुरानी कॉस्ट में शामिल कर लेंगे ना। तो अगले बंदे ने जब 10,000 माना होगा तो उसने अपनी कैलकुलेशन की होगी रोटी की। नहीं समझ आ रही? उसने कैलकुलेशन की होगी ना कि यार 6 बारी तो मैं रोटी खानी, वो पैसे उसने उस रोटी को शामिल करके 10,000 की बात मानी होगी। ठीक है। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम देंगे तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये, बाकी तेरा ऊपर का जो खर्चा है ना उसकी तुमने हमें रसीदें ला के देनी है, तो फिर हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। तो उन रसीदों में वो अपनी रोटी की रसीद रखेगा कि नहीं रखेगा? बोलो तो सही। तो 5,000 हमने उसको वैसे दिया, बाकी उसने जो हमें बिल दिखाया कि सर टोल टैक्स पे किया, डीजल डलवाया। अच्छा, उसने स्पीड ज्यादा चलाई तो जुर्माना हो गया, तो प्लांट ने कहा था ज्यादा स्पीड पकड़ो, ठीक हो गया। अच्छा, उसने स्पीड ज्यादा पकड़ी और एक्सीडेंट हो गया, प्लांट भी डैमेज हो गया। अब प्लांट को रिपेयर करवाने में 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो क्या 2 लाख रुपए का खर्चा प्लांट का उसमें शामिल करेंगे? बोलो तो सही। नहीं शामिल। ठीक है। तो प्लांट को अगर आपने डैमेज कर दिया और उसको रिपेयर करवाने का खर्चा 2 लाख रुपए आ गया, तो वो 2 लाख रुपए प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट ने नहीं कहा था कि भाईजान मेरा एक्सीडेंट करो। तो चूंकि आपने पंगे लिए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो लिहाजा वो खर्चा भी आप बर्दाश्त करेंगे, प्लांट बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ लगी बात? अच्छा, प्लांट पाकिस्तान में आ गया, लेकिन प्लांट था जापानीज लैंग्वेज में। स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन कम करनी है, आपको आता ही नहीं। आपने एक जापानी बंदे को बुलाया, उसको कहा कि यार हमारे ना स्टाफ को ट्रेन कर दे कि कौन सा बटन कब दबाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जापानी बंदा जो आपको ट्रेन करेगा वो मुफ्त में करेगा, वो ट्रेनिंग के पैसे ले। फर्ज के उसने 1 लाख रुपया लिया, ट्रेनिंग दिया आपको, तो 1 लाख रुपया जो जापानी बंदे को पे किया है उसका खर्चा प्लांट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। बोलो तो सही। उसका खर्चा प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट ने नहीं कहा था कि अनपढ़ बंदे रखो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? प्लांट कहता मुझे जापान में ही चला लेते, मैंने कहा था पाकिस्तान लेके आओ। मेरा कसूर तो नहीं है। अब तुम्हारे बंदे अनपढ़ है, मेरा क्या कसूर है? तुम बंदों पे पैसे लगा रहे हो कि मेरे पे पैसे लगा रहे हो? समझ आ रही बात? तो वो खर्चे जो प्लांट के लिए जरूरी है वो प्लांट में शामिल होंगे, लेकिन वो खर्चे जो प्लांट के लिए जरूरी नहीं है आप लगा रहे हो, तो प्लांट में शामिल नहीं होंगे। वो कहेगा मेरा कसूर नहीं है भाई, आपने मुझसे पूछा नहीं था। तो समझ लगी बात की? ठीक हो गया। हाँ, प्लांट को पाकिस्तान लाते वक्त अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है तो माइनस कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े, और गवर्नमेंट कहती है यार जापान से प्लांट मंगवा लो। हमने कहा सर 10 लाख रुपए का प्लांट है, गवर्नमेंट कहती 2 लाख रुपए मैं देती हूँ, तो फिर वो पैसे जो गवर्नमेंट ने हमको दिए होंगे वो माइनस कर। ठीक है। तो कुछ पैसे ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे माइनस भी हो सकते हैं। और यहां तक की बात से लगी नहीं? Yes. ये बच्चों कुछ एग्जांपल हैं कि प्लांट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है। रिकॉग्निशन का मतलब यही है जिसको मान ले। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन मीन्स हम एक्सेप्ट करते हैं उसको, कि प्लांट को रिकॉग्नाइज कब करना है? जब आपको पता हो कि उसकी कॉस्ट क्या है, आप उसको मैयर कर सकते हैं, और आपको पता हो कि उससे फ्यूचर में फायदा होगा। दो बातें याद रखनी। आपने प्लांट लिया, रास्ते में ही तबाह हो गया, एक्सीडेंट हो गया और बेड़ा ही गर्क हो गया, सही रुपए का फायदा भी नहीं, तो क्या हम उसको एसेट के तौर पे मान लेंगे? लिया तो था लेकिन पहुंच नहीं पाया। ठीक है जी, कॉस्ट उसकी पक्का पता है, मैं 10 लाख रुपए पे किया था जापानीज को, लेकिन लाहौर में पहुंच नहीं पाया, मुल्तान में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हम उसको एसेट मान लेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब उसका फ्यूचर में बेनिफिट खत्म हो गया। तो ऐसी चीज जिसका खर्चा पता हो लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट ना हो,
वो एसेट नहीं है। और ऐसी चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट पता है लेकिन खर्चा पता नहीं है, वो भी एसेट नहीं है। मेरी बात सुनेगी। दोस्त ने आपको एक प्रिंटर दे दिया, आपका कारोबार चल रहा था, दोस्त ने कहा यार मेरे घर प्रिंटर पे फारग पे है, तू ले ला। आपने कहा 100 बिस्मिल्लाह ले। प्रिंटर ले आए हैं, प्रिंटर से आप पेजेस भी प्रिंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, प्रिंटर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब है तो एसेट, लेकिन क्या आपने दोस्त को पैसे दिए? एसेट नहीं। अच्छा, आप उसको उठा के मार्केट ले गए। क्या किया आपने उसको? आप उसको उठा के मार्केट ले गए, मार्केट से जाके आपने कहा ये रेट लगवा लेते हैं। तो मार्केट में रेट लग गया उसका 10,000 रुपये। अब एसेट है कि नहीं है? तो बोलो सही। अब एसेट है। क्यों? अब उसको पता लग गया आपको कितने, समझ लगी। लेकिन मार्केट में किसी को पता ही नहीं है वो रेट कितने, क्योंकि वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में ऐसा प्रिंटर किसी के पास है ही नहीं। अब वो वी सेंटर लेके आपने कहा यार कि प्रिंटर मैंने सेल करना है, कितने का ले लोगे? कोई आपको वैल्यू बताने को जो है वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अब अब वो आप उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? वो कितने का है आपको खुद नहीं पता। आपने मार्केट से पता करा, मार्केट वालों को भी नहीं पता। तो आप अपनी बैलेंस शीट में उस प्रिंटर को किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? जब आपको पता ही नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जब आपको पता ही नहीं है वो प्रिंटर कितने का है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दो चीजें होना जरूरी है किसी एसेट को एसेट मानने के लिए। क्या? कितनी है, और नंबर टू, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगर सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पता है, कॉस्ट पता नहीं है, एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ कॉस्ट पता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं पता, तब भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये दोनों बातें होंगी तो एसेट माना जाएगा। इन दोनों में से एक है, दूसरी नहीं है, तो एसेट नहीं माना जाएगा। तो यहां तक की बात में लगी। अब अगला पॉइंट। शुरू में फॉर एग्जांपल आपने 2018 में एक एसेट लिया था। शुरू में 2018 में जब आपने प्लांट लिया था, तो उसको रिकॉर्ड करना है। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे? तो बच्चों तीन कैटेगरीज है। कौन कौन सी? परचेज प्राइस, अगली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और अगली वैल्यू क्या है? फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। परचेज प्राइस बच्चों वो खर्चा होता है जो जापान से लाके लाहौर तक रखने का खर्चा जो है, उसको क्या कहते हैं? परचेज प्राइस। ये बात याद रखना। जापान में सप्लायर को जो पैसे दिए, उसको देने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, शिपमेंट का खर्चा, फिर पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक लाने का खर्चा, टैक्स वगैरह सारा कुछ शामिल करके आप अपने गोदाम तक ले आए प्लांट को। जितने भी सारे खर्चे हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? परचेज प्राइस। अब वो गोदाम में आ गया, गोदाम में आने के बाद अगला काम आपने क्या करना है? उसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने पे जो भी खर्चे हैं ना, उसको कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं करने। इसकी अलग कैटेगरी है, इसकी अलग कैटेगरी। परचेज प्राइस में कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं करने? गौर से देख लें, क्या नजर आ रहा है आपको? कौन कौन से खर्चे बच्चे शामिल नहीं करने? सेल टैक्स, वो जो कौन सा रिफंडेबल हो। अगर ना हो तो फिर वो भी शामिल कर। वो सेल टैक्स जो आपने पे कर दिया, वापस कोई नहीं मिलना, वो ऐड करेंगे। और जो वापस मिल जाना है, वो खर्चा ही नहीं है। वो तो आपने ऐसे जैसे किसी को उधार दिया 15 दिन के लिए, वापस मिल जाएगा, तो आपका एक्सपेंस ही नहीं है। अच्छा, और गवर्नमेंट ने कुछ जुर्माना डाल दिया, तो गवर्नमेंट ने जुर्माना प्लांट की वजह से डाला है? किसकी वजह से डाला है? हमारी वजह से गवर्नमेंट ने जुर्माना डाला, प्लांट का कोई कसूर नहीं है। हम कोई दो नंबरी कर रहे होंगे ना, तभी तो जुर्माना पड़ा। तो इसका गुस्सा प्लांट पे निकालेंगे कि प्लांट चूंकि बेजुबान है, उसके खाते में डाल दो। ये कौन सा बोलेगा? हाँ जी। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें कोई जुर्माना डाला है, तो प्लांट की कॉस्ट में इसको शामिल नहीं करें। ये हमारी वजह से है, प्लांट की वजह से नहीं है। डिमरेज चार्जेस। अब डिमरेज चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? डिमरेज चार्जेस होते हैं कि आपका प्लांट जल्दी पहुंच गया था पोर्ट पे, आप उसको लेने के लिए महीने बाद गए, तो पोर्ट पे पड़े पड़े क्या हो रहा है? उस पोर्ट का किराया पड़ रहा है, उसको कहते हैं डिमरेज चार्जेस। समझ लगी बात?
पोर्ट वालों ने हमें किराया डाल दिया महीने का कि भाई 1 महीना तुम्हारा प्लान हमारी इस जगह पे पड़ा रहा है। तो अगर तुम्हारा प्लान यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे हम और कोई सामान रख रहे होते। अब तुम्हारे प्लांट ने हमारी जगह कवर की हुई इतने देर से, यहाँ पे और बड़े शिप आ रहे हैं, इतना सामान आ रहा है, रखने के लिए जगह क्यों नहीं हमारे पास? तुम्हारा प्लान यहाँ पे पूरा महीना पड़ा रहा है, तो अल्लाह वास्ते पड़ा रहा है। तो ये प्लान नहीं तुम लेके जा सकते जब तक ये जुर्माना ना पेगा। तो जुर्माना का प्लान की वजह से पड़ा है। किसकी वजह से पड़ा है? हमारी वजह से। हम 1 महीना लेट गए। तो अगर वो जुर्माना आपको पे करना पड़ रहा है पोर्ट के ऊपर प्लांट को रखने का महीने का, तो प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपने कोई लैंड बाय किया उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या वो लैंड की कॉस्ट में शामिल करेंगे? बोला तो सही। ये प्रॉपर्टी टैक्स है। कौन सा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स हर साल पे करते हैं। तो क्या ये टैक्स लैंड की कॉस्ट में शामिल होगा? नहीं होगा। कौन सा टैक्स लैंड की कॉस्ट में शामिल होगा? वो परचेज करते वक्त जो टैक्स पे करते हैं, वो जो पटवारी को पैसे देते हैं, यार ये लैंड हमारे नाम पे करते हैं, तो जो पैसे पटवारी को देते हैं ना, वो आप लैंड की कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बिल हर साल बाद आ जाता है कि भाईजान आपका 10 मरले का मकान है, इस पे 15,000 रुपये टैक्स देंगे, तो क्या वो टैक्स उस मकान में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोला तो सही। वो भी तो टैक्स है, नॉन रिफंडेबल। ठीक है जी। वो बच्चों इसलिए भी शामिल करेंगे क्योंकि वो पूरी जिंदगी का टैक्स नहीं है, वो 1 साल का। तो वो खर्चा जो साल के लिए आपको फायदा दे कि वो नॉन करंट एसेट है, तो वो टैक्स तो खुद नॉन करंट एसेट नहीं है, तो नॉन करंट एसेट में ऐड कैसे हो सकता है? और समझ लगी बात? वो बोलो तो सही। अच्छा, अगली स्टेज आ गई कि भाई प्लांट को आपने इंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? आपने साइट तैयार की, आपने उसके जनाब ऊपर प्लांट को क्रेन के थ्रू उतारा, ट्रक से क्रेन के थ्रू पकड़ के आपने उस साइड पे लेके गए। हैंडलिंग कॉस्ट, ये बात समझ लगी कि क्रेन में वही प्लांट आप उतार ही नहीं सकते थे, क्रेन आई हो तो उसको उतारने के लिए। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, प्रोफेशनल फी, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द एसेट, ये सारे खर्चे हम शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, आपने प्लांट को टेस्ट करना है। करोड़ों का प्लांट है, 15-20 हजार का प्लांट नहीं है। कितने का प्लांट है? करोड़ों का। तो उसको छोटे मोटे पंगे से खराब नहीं करना, या अन्य का प्रोडक्शन नहीं करनी शुरू कर देनी। उसके ऊपर पहले क्या करेंगे? टेस्ट रनिंग करें। टेस्ट रनिंग कैसे करेंगे? फर्ज करें आपने रॉ मटेरियल डाला उस प्लांट में 50,000 का। कितने हजार का रॉ मटेरियल डाला? 50,000 का। फर्ज करें आपने प्लांट बनाया है बिस्किट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बिस्किट बनाने के लिए। तो बिस्किट बनाने के लिए आप आधा आटा, अंडे, मैदा, चीनी, दूध, ये सारा कुछ बाय करेंगे, प्लांट में डाल देंगे और प्लांट को चला देंगे और देखेंगे कि बिस्किट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और जब आउटपुट वाली साइड पे आप गए तो वहां पे बिस्किट नहीं बन रहे थे, वहां पे मैदा टाइप चीजें बाहर निकल रही थी। तो प्लांट शुरू शुरू में चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने आटा, मैदा, अंडे, चीनी, दूध, सारा कुछ प्लांट में डाल दिया, 50,000 रुपए का मटेरियल डाल दिया। दूसरी तरफ जब गए तो बिस्किट नहीं निकल रहे, तो सारा नुकसान हो गया। तो सारा क्या हो गया? नुकसान हो। शुक्र करे आपने करोड़ों रुपए का मटेरियल नहीं डाला, सिर्फ 50,000 रुपए का आपने पंगा लिया। वो जो चीज बाहर निकली है, क्या वो लोगों को बेच सकते हैं? वो तो लोगों को नहीं सेल हो सकती। लेकिन चूंकि आपको पता है कि उसके अंदर अंडे भी मौजूद है, दूध भी मौजूद है, चीनी भी है, आटा भी है, कोई गंदी चीज नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा मटेरियल है, उसमें कोई गंद बला नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेच नहीं सकते। समझ आ रही बात? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि वो जो कुछ निकला है वो आप किसी डेयरी फार्म वाले बंदे को बेच दें। किसको बेच दें? क्योंकि भैंसों ने खाते वक्त ये नहीं देखना कि इसका डिजाइन कैसा है। नहीं बात समझ? हम तो देखेंगे ना कि बिस्किट बिस्किट की तरह है भी कि नहीं है। हमें को बिस्किट का चूरा बना के दे दे कि आप भाईजान खा लो बिस्किट, ये कसम चुप के कहना कि हम खा लेंगे? हम नहीं खाएंगे। लेकिन भैंसें क्या करेंगी? उसको एक दफा सूंघेंगी, वो उसकी शेप पे नहीं जाती, उसमें से निकलने वाली फ्रेग्रेंस में जाती है कि यार ये जो इसमें से जो खुशबू आ रही है, ये जानी पहचानी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर उनको लगे कि हाँ यार जानी पहचानी सी, तो वो खा लेंगे, उसकी शक्ल जैसी मर्जी।
तो आपने 50,000 रुपये से मिलने वाला जो मैदा निकला बाहर वो आप गवाले को बेच दिया, गवाले से आपने ले लिए 20,000 रुपये, कितने पैसे ले लिए? 20,000 रुपये ले लिए। तो फिर आपको नुकसान कितना हुआ? आपको नुकसान हुआ 30,000 रुपये। क्या ये बात लगी? तो ये जो 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है ना, ये प्लानिंग कॉस्ट में शामिल करें। क्यों? क्योंकि ये काम किए बगैर आप लाखों का मटेरियल नहीं डाल सकते थे प्लांट। आपने एक टेस्ट काम किया, एक टेस्ट किया कि यार थोड़ा सा मटेरियल डाल के देखते हैं क्या होता है, जाया हो गया, नुकसान जो हुआ है वो प्लांट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा जब नया प्लांट लेगा तो यही काम करेगा। तो दुनिया में हर बंदे ने जब भी प्लांट लेना ये काम करना है, इसका मतलब है कि हमेशा ये काम उस प्लांट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो प्लांट के साथ ऐसा होता ही होता है। ये बात समझ आ गई सबको? तो अगर आपने 50,000 का मटेरियल डाला, जो निकलने वाला माल था दुनिया को नहीं बेच सकते थे, आपने ग्वाले को बेचा, तो ग्वाला आपसे कम, आपको कम पैसे देगा, उतने पैसे तो नहीं देगा ना। उसने 50,000 का मटेरियल आपसे लिया और आपको 20,000 देगा। ठीक हो गया? तो आपको कितना नुकसान हुआ? 30,000। तो 30,000 प्लान की कॉस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि टेस्ट रनिंग के बगैर आप प्लान कभी चला ही नहीं सकते। आप लाखों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब 30,000 का नुकसान बर्दाश्त कर ले। नहीं बात लगी? जब भी कोई नई नई मशीन चलाते हैं तो क्या करते हैं, ये पंगा जरूर लेते हैं, यार छोटा सा टेस्ट करके देखिए, फिर नया ज्यादा मटेरियल डालेंगे, पहले छोटा सा मटेरियल डाल के तो देखो क्या करता है। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ये समझ लगी कौन कौन सी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आएगी? कौन कौन सी आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द साइट, वो जगह बनाइए, उस पे क्या आएगा? सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, ईंटें लगेंगी, लेबर भी लगेगी, वो सारे पैसे प्लांट की कॉस्ट में शामिल होंगे। फिर उसके बाद क्रेन मंगवाई है, जिसने ट्रक से प्लांट को उतारा है, उस जगह पे जाकर रखवाया है, वो वाले हैंडलिंग कॉस्ट। इंस्टॉलेशन असेंबली, वहां पे कुछ और पुर्जे वगैरह जोड़े हैं आपने, उसको फिनिशिंग टच दिया है। प्रोफेशनल फी, ये कौन सी फी है? वो जो बंदे को बुलाया एक्सपर्ट को, वो जो बताएगा भाईजान पहले ए वाला बटन दबाना है, फिर ए वाला बटन दबाना है, 50% कैपेसिटी चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना, सड़ जाएगा प्लांट, खराब हो जाएगा। जैसे ही ये वाला एरर नजर आए आपने फौरन प्लांट को बंद कर देना, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो प्रोफेशनल बंदा जो है वो आके हमें सिखा रहा है कि क्या करना है, क्या है। ट्रेनिंग अलग है, लेकिन प्लांट के साथ उसने जो बताना है हमें कि कौन कौन सा काम कौन को कैसे कैसे करना है, वो उसके पैसे लेना है। ट्रेनिंग कॉस्ट उसके प्लांट में शामिल नहीं होगी, लेकिन प्लांट को चलाने के लिए जो प्रोफेशनल बंदा आके हमें सिखाएगा कि प्लांट को चलाना कैसे है, वो कॉस्ट उसकी शामिल होगी। यहां तक की बात लगी? क्योंकि उसने प्लांट को टेस्ट किया होगा पहले, ये प्लांट किस कैपेसिटी पे चलाना चाहिए। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा चलाया तो प्लांट जल जाएगा, लाखों अरबों का नुकसान हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द एसिड, यहां तक की बात लगी? वो बंदा सारा को समझा के चला गया, उसके बाद हमने लेने पंगे, तो पंगा करोड़ों का लेंगे कि हजारों का ले लेंगे? हजारों का पंगा सूटेबल है, करोड़ों का पंगा नहीं लेना। तो 50,000 रुपए का पंगा लिया, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हमें कितने का हुआ? 30,000 का हुआ, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं। यहाँ तक की बात लगी? अच्छा, अब सारा कुछ ओके हो गया, प्लांट हमने चला लिया, प्लांट चलना शुरू हो गया। इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं होंगे? लिखे हुए जरा पढ़े। मैनेजमेंट कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल वहां पे अकाउंटेंट बैठा हुआ सारी एंट्रियां कर रहा है। कौन बैठा हुआ है? अकाउंटेंट। जब भी कोई खर्चा आ रहा है उसकी वो एंट्री कर रहा है। पूरा महीना लग गया अकाउंटेंट को वहां पे बैठ के एंट्रियां करने का। अकाउंटेंट की सैलरी है 5 लाख। हमने अकाउंटेंट को कहा था भाईजान प्लांट आ रहा है, फैक्ट्री चला जा, पूरा महीना उत्थे बहना तू, जो जो चीज भी है ना तूने नोट करनी है, और तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ इतने ही बैठा। अकाउंटेंट बैठ के वो पूरा महीना फैक्ट्री। अकाउंटेंट को हम पे करते हैं 5 लाख। चूंकि अकाउंटेंट साहब फैक्ट्री में जाके बैठे हैं और प्लांट से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन को नोट कर रहे हैं, महीने के अंत में हम उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या वो 5 लाख रुपया प्लांट की कॉस्ट में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। क्यों नहीं होगा? सोचो। हैं? हाँ, वो प्लांट होता या ना होता, उसको 5 लाख मिलना ही मिलना था। वो हेड ऑफिस में बैठा रहता, वेला बैठा रहता, तो पैसे नहीं देने थे? पैसे तो उसको देने थे। तो प्लांट की वजह से एक्स्ट्रा क्या पे किया आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर ये अकाउंटेंट ना होता तो प्लांट ना आता?
प्लांट तो आया था, तो अकाउंटेंट का प्लांट से कोई लेना देना नहीं। यहां तक की बात सुनेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटेंट भी वहां पे जरूरी था क्योंकि प्लांट आया है, तो अकाउंटेंट वहां पे बैठा एंट्रियां कर रहा है तो अकाउंटेंट की सैलरी प्लांट में डाल देंगे। नहीं, वो सैलरी डालेंगे जो प्लांट की वजह से पड़ी। अगर प्लांट ना होता तो ना पड़ती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मजदूर बुलाए, बुलाए होंगे कि नहीं बुलाए होंगे? बाहर से मजदूर आए होंगे, ईंटें मंगवाई होंगी, सीमेंट मंगवाया होगा, सरिया आया होगा, बजरी आई होगी। अगर प्लांट ना लेते तो क्या ये खर्चा पड़ता? प्लांट लिया है तो ये खर्चा पड़ा है, प्लांट ना लिया होता तो ये खर्चा ना पड़ता। इसलिए इसको शामिल कर रहे हैं। ये शामिल क्यों नहीं कर रहे कि प्लांट लेते या ना लेते, ये खर्चा तो पड़ना ही पड़ना था। समझ आ रही बात? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एड लगाई आपने, मार्केटिंग की, तो क्या ये प्लांट लेने के लिए जरूरी थी? ये जरूरी नहीं थी, तो वो शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर देखें, हमने प्लांट लेना था, हमारे पास प्लांट था नहीं, तो हमने ऐड लगाई ना मार्केट में कि हमें फलां फलां स्पेसिफिकेशन का प्लांट चाहिए। हम ऐड लगाएंगे तो लोगों का पता चलेगा, जिन जिन के पास प्लांट है वो हमसे रब्ता करेंगे। हम ऐड ही नहीं लगाएंगे तो हम लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। अब और एडवर्टीजमेंट में खर्चा है आपका 50,000, क्या ये प्लांट की कॉस्ट में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताएं क्यों? ऐड लगाए बगैर प्लांट नहीं मिल सकता था। चलें, ये कंडीशन है। बोलो 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 बोलो। नहीं, फिर भी शामिल नहीं कर। क्यों? क्योंकि क्या गारंटी है कि ऐड लगाने के बाद आप प्लांट ले लेंगे? आपने ऐड दी, बंदा मिल गया, प्लांट लेके आया, आपको पसंद नहीं आया, अब प्लांट तो है ही नहीं, तो 50,000 तो लगा दिया। अखबार वाले को जब आपने 50,000 दिया, तो इस शर्त पे दिया था कि प्लांट आएगा तो पैसे देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। हाँ, नहीं मिल सकता, लेकिन ऐड लगाई, प्लांट आ गया, आपने लिया नहीं, क्योंकि आपकी पसंद का प्लांट नहीं था ना। पॉइंट एक, अगर नहीं लिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर, कि नहीं लिया तो फिर ऐड नहीं करेंगे, ले लिया तो ऐड करेंगे। भाई खर्चा तो पड़ गया ना, खर्चा तो दोनों सूरतों में पड़ा है। ये खर्चे का क्या करना है भला? ये कब आएगा कब नहीं आएगा? ऐसा खर्चा जो प्लांट आए तो पड़े, ना आए तो। और ये 50,000 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आएगा तो पड़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं पड़ेगा। अगर तो आप ये कह सकते हैं तो फिर तो शामिल करो, लेकिन अगर आप ये कह नहीं सकते तो फिर शामिल नहीं हो। नहीं समझ आ रही बात? देखो, वो जो ड्राइवर ट्रक चला रहा है, कराची से लाहौर आ रहा है, प्लांट आया है तो आ रहा है, अगर ना आया तो फिर भी आ रहा है। वो बोलो तो सही, कि प्लांट कराची में था तभी वो कराची से लाहौर आ रहा है। अगर प्लांट कराची में ना होता तो तब भी आना था उसने, तब भी उसने रोटी खाने के बाद पैसे लेने थे हमसे, तब तो नहीं लेने थे ना। तो वो खर्चे शामिल करेंगे जो प्लांट की वजह से हैं। वो खर्चे जो प्लांट होता या ना होता आपको करना पड़ रहा है, वो उसमें शामिल नहीं। समझ लगी? तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऐड लगाने के बावजूद हो सकता है आप प्लांट पसंद ही ना आया आप, तो वो पैसे तो लग चुके हैं ना, प्लांट तो आपने लिया ही नहीं अभी। अब नॉर्मल वेस्टेज, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने पे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर। इनकम एक्सपेंस फ्रॉम एक्सीडेंटल ऑपरेशन, ये भी वही पॉइंट है कि एक्सीडेंट की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। फायदा कैसे हो सकता है कि जो पुर्जे उतर गए वो आपने बेच दिए कबाड़िए को, तो पैसे आए, वो इनकम है। तो ना इनकम माइनस होगी ना एक्सपेंस ऐड होगा। स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है, वो जो बंदे ने लोगों को सिखाया, तो जो लोगों को सिखाया वो लोगों पे लगाया है, प्लांट पे नहीं लगाया। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ एसेट टू ए न्यू साइट, आपने 5 महीने लाहौर में प्लांट चलाया, अब मुल्तान में फैक्ट्री शिफ्ट होगी, तो प्लांट को खड़ा मुल्तान ले गए, 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो क्या 5 लाख रुपए का खर्चा प्लांट में शामिल करें? नहीं शामिल। ये एसी जब यहाँ पे लगाया होगा तो एसी की इंस्टॉलेशन के पैसे दिए होंगे ना। अच्छा,
3 महीने बाद किसी ने कहा कि यार एसी उखाड़ के यहाँ पे लगा दो, तो इंस्टॉलेशन वाला दोबारा आएगा, यहाँ से उतारेगा, यहाँ पे लगाएगा, तो मुफ्त में लगाएगा, पैसे लेगा। लेकिन 5 महीने बाद जो दोबारा आपने उसको इंस्टॉल करवाने का 3,000 दिया है, वो क्या एसी की कॉस्ट में शामिल करेंगे? नहीं, पहली दफा का शामिल करेंगे, लेकिन दूसरी दफा का शामिल नहीं हो, क्योंकि एक दफा इंस्टॉलेशन तो जरूरी थी, दूसरी दफा इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं थी। ये मैनेजमेंट की नाअहली है कि वो पहले दिन ही तय नहीं कर पाए लगाना कहां पे। समझेगी ना? अगर एसी को उतार के दूसरी जगह लगा रहे हो तो भी पहले क्यों नहीं सोचा? पहले सोच लेते। तो प्लान एसी का कसूर है कि मुझे पहले यहां पे लगाना फिर यहां पे लगाना? एसी का कसूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का कसूर है कि वो तय नहीं कर पाई कर लगाना का। ठीक है? तो एक इंस्टॉल शुदा प्लांट को दोबारा किसी और जगह पे जाके इंस्टॉल करना, ये प्लांट के लिए जरूरी है? नहीं, ये मैनेजमेंट की चवले है जिसकी वजह से खर्चा पड़ गया। प्लांट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब अगला पॉइंट, 10 साल बाद ये जब प्लांट खत्म हो जाएगा, ये लिया कब था? तो 10 साल बाद ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये आपको 18 में ही पता होगा कि नहीं पता होगा? 18 में जब प्लांट लिया होगा तो हमें सप्लायर ने बता दिया होगा ये कितने साल चलेगा, कि नहीं बताया होगा? बताया होगा। उसने पूछा होगा आपकी प्रोडक्शन कितनी है, हम कहेंगे सर 1 साल में 1 लाख यूनिट तो बना ही लेंगे हम। वो कहेगा अच्छा अगर 1 साल में 1 लाख यूनिट बना लोगे ना, तो इससे तकरीबन तकरीबन तुम 8 लाख यूनिट बना सकते हो, या 10 लाख यूनिट बना सकते हो। तो मैक्सिमम ना तुम इस प्लांट को कितने साल चला सकते हो? 10 साल चला सकते हो। उसने हमें एक एस्टिमेट दे दिया कि 10 साल इसकी लाइफ है बच्चे, इससे ज्यादा चलाओगे तो बेड़ा करे करे। तो हमें परचेज करते वक्त ये आइडिया हो गया कि कितने साल चलेगा। तो क्या 10 साल बाद फैक्ट्री बंद कर देंगे? किस्मत में इतना ही था उसका साथ, प्लांट चला गया, स्टोरी खत्म, फैक्ट्री बंद करो, नौकरी ढूंढो। ना नहीं, क्या करेंगे? नया प्लांट ले लेंगे ना। अब उसके जाने के साथ फैक्ट्री थोड़ी बंद कर देंगे। अच्छा, आपको 2018 में पता है ये कब तक हमारा साथ देगा? 28 तक। तो 28 में आपको नया प्लांट लेना पड़ेगा। और जब 28 में आप जाके नया प्लांट लेंगे, इस प्लांट की लोकेशन के साथ प्लांट लगा देंगे। हाँ, इसी की जगह पे लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ी लोकेशन आपने सोच समझ के आपने ढूंढी हो। समझ आ रही है? ये एसी खराब हो जाता है तो हम कहते हैं चलो नया एसी ले आओ, तो नया एसी खरीदर लगा देंगे कि यार इसकी यादगार है, इसकी बड़ी यादें हमारे साथ, तो इसको इधर रहने दें। नहीं चलता कोई मसला नहीं है, लेकिन इधर ही रहने दें। क्या करेंगे? इसको खाड़ेंगे, इसकी जगह नया प्लान लगेंगे। इसको खाड़ने का खर्चा है 2,000 रुपये। तो उखाड़ने का जो खर्चा आया है वो नए एसी में शामिल करें। नए एसी का कोई कसूर है? नया एसी कहेगा कि मुझे इंस्टॉल करने का 3,000 तुमने पे किया है, वो तो मेरी कॉस्ट में शामिल करो, लेकिन इसको खाड़ने का जो 2,000 तुमने पे किया है वो मेरी कॉस्ट में क्यों शामिल कर रहे हो? लेकिन इसको खाड़ना कब है? इसकी लाइफ के एंड होने पे। तो इसको खाड़ेंगे उसी वक्त जब नया प्लांट लगाएंगे। ऐसी है ना? तो इसको खाड़ने का खर्चा नए प्लांट की इंस्टॉलेशन में शामिल करेंगे? वो बोला तो सही, नहीं शामिल। क्यों? क्या नए प्लांट ने कहा था कि मुझे वहां पे लगाना जहां पे पुराना प्लांट लगा हुआ है? तो ये चीज किसने डिसाइड की है? मैनेजमेंट। समझ रही है? नए प्लांट का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब पहला ये वाला प्लांट लगाया था तो इसमें पुराने प्लांट की कॉस्ट शामिल की हमने? कोई ऐसी बात की है? कोई ऐसी बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 साल बाद ये प्लांट पुराना हो जाएगा, इसको खाड़ेंगे, तो उसको खाड़ने का खर्चा नए प्लांट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी दफा भी नहीं किया था। जब 2018 में प्लांट लिया था तो कोई पुराना प्लांट तो पड़ा होगा ना आपके पास, या कारोबारी 2018 में शुरू किए। समझ आ रही बात? तो 2018 में कोई पुराना प्लांट होगा, खत्म हो गया होगा, उसकी जगह पे आप नया प्लांट लेके आए हो, तो क्या 2018 में इस प्लांट में पुराने प्लांट को खाड़ने का खर्चा शामिल किया था? नहीं किया था। तो 2028 में जब नया प्लांट आएगा तो उसमें इस प्लांट का खर्चा शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। असूल एक ही बनाएंगे। अच्छा, फिर 2028 में जब ये प्लांट को खाड़ेंगे उस पर खर्चा आएगा, तो वो खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करें?
नए प्लान में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ लगी बात? तो 2028 में इस प्लान को खाने का जो खर्चा आएगा वो इसी प्लान में शामिल करें, लेकिन 2028 में करेंगे। बोलो तो सही। हाँ, 2028 में नहीं करेंगे, करेंगे 2018 में। ये बात याद रखनी। खर्चा कब करेंगे? 2028 में। लेकिन ऐड कब करेंगे? 18 में। 10 साल बाद आने वाला खर्चा 10 साल पहले शामिल करेंगे। नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? देखो, फर्ज करो आपने शादी करनी है कि नहीं कर, तो माँ बाप ने आपको एक हल्का सा सॉफ्ट किस्म का मैसेज दिया हो कि भाईजान शादी करनी है ना, तो कमाई करो। ठीक है कि नहीं? वो 10-15 लाख रुपए जो खर्चा आ रहा है ना, वो इकट्ठे करो, बाकी वाला खर्चा ਅਸੀਂ कर लांगे, लेकिन ਤੁਸੀਂ अपने कमाई करोगे तो थोड़ा ब्याह होना है, कमाई नहीं करोगे तो शादी कोई नहीं, भूल जाओ। शादी होनी है 5 साल बाद, 6 साल बाद। उसके लिए प्लान तो बनाया ना कि भाईजान ए पेपर पास करने, फिर ए करने, फिर ए करने, फिर ए करने, फिर नौकरी करांगे, पैसे इकट्ठे करांगे, तो होए शादी तो 5 साल बाद। लेकिन प्लानिंग अभी से दिमाग में। खर्चे होने हैं 5 साल बाद, तो उनकी टेंशन 5 साल बाद लेंगे। उनकी टेंशन पहले लेनी पड़ेगी ताकि प्लानिंग एंड टाइम पे पैसों का फटा ना पड़े। समझ रही कि नहीं? तो वही पॉइंट है कि 10 साल बाद जब प्लान आपका खराब हो जाएगा, उस पर खर्चा आना है, तो उस खर्चे की प्लानिंग आज आपको करनी पड़ेगी। कि 10 साल बाद इसलिए फैक्ट्री बंद कर दी कि प्लांट को खाड़ने का खर्चा नहीं था। क्या ये एक्सक्यूज है फैक्ट्री बंद करने का? और यार प्लांट ला बैठे सी, साढ़े को लोग खाड़ा ही नहीं गया, क्योंकि खाड़े में खर्चा आना से सानू पता ही नहीं से लगा। क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? ये जस्टिफिकेशन है। अच्छा, इस प्लांट को खाड़ने का खर्चा फर्ज करो बच्चों 10 साल बाद आना है 1 लाख रुपए। कितना खर्चा आना है? 1 लाख। तो उस 1 लाख रुपए को आज की तारीख में लेके आएंगे, और उसकी निकालनी पड़ेगी हमें प्रेजेंट वैल्यू। क्यों पड़ी आप? बोलो तो सही। वो फ्यूचर वैल्यू है, उस फ्यूचर वैल्यू को क्या करेंगे? 10 साल पीछे लेके आएंगे। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r की पावर -n। याद आ रहा है कुछ कुछ? उस 1 लाख रुपए को फर्ज करो रेट है हमारा 5%, हम 10 साल पीछे लेके आएंगे, और आज की तारीख में जो वैल्यू बनती होगी वो प्लान की कॉस्ट में ऐड कर। समझ रही बात की? हालांकि खर्चा हुआ नहीं है, फिर भी खर्चा प्लान की कॉस्ट में 2018 में ऐड कर देंगे। हजम शुद्ध? हाँ जी। ये जो सर रेट अभी आपने बताया, महंगाई का रेट? हाँ, कोई भी रेट होगा, बैंक रेट है, कोई स्पेसिफिक रेट है, इसकी बड़ी लंबी दास्तानें हैं कि रेट कौन सा यूज किया। हर इंडस्ट्री का स्पेसिफिक अपना अलग रेट होता है, प्लान का अलग रेट होता है। ठीक हो गया? ये सारी डिटेल आप पढ़ेंगे BFD में जाकर, कोई आखिरी पेपरों में से एक पेपर है, ये कौन सा रेट यूज करता है। हाँ जी, क्या आंसर आता है जी? हाँ जी, 61,391। 61,391। वक्त गुजरता रहेगा जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट होती जाएगी, 10 साल बाद 1 लाख रुपए बन जाएगी। समझ लगी बात? अच्छा, इसको बच्चों को कहते हैं फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। इसको हम क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि आज हमें पता नहीं है कि 10 साल बाद कितना खर्चा आना है। बाकी सारे खर्चे तो हमने आज किए हुए हैं, परचेज प्राइस ये खर्चा आज कर चुके हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ये खर्चा भी आज कर चुके हैं। कौन सा खर्चा अभी नहीं किया हमने? खाड़ने का खर्चा। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता 10 साल में सच्ची मुची कितना होना है। हो सकता है 10 साल बाद 1,25,000 का खर्चा हो रहा है, और ये भी हो सकता है 10 साल बाद 80,000 का खर्चा हो रहा है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमने अंदाजा लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू को शामिल किया। हमारे अंदाजे चेंज हो सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ, बैड डेट्स पढ़ा हुआ है? अंदाजे चेंज हो सकते हैं, अलाउंस बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। तो समझ आ रही बात है?
तो फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट है बच्चों, जिसमें क्या क्या आना है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और व्हेन द एसेट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड, या तो उसकी लाइफ खत्म हो गई थी, या लाइफ खत्म होने से पहले ही आपने उसको उखाड़ दी, या तो लाइफ खत्म हो गई, या सामने में ऐसा हो सकता है कि लाइफ खत्म नहीं हुई थी, प्लांट जल गया, 10 साल बाद उखाड़ना था लेकिन 2 साल बाद ही प्लांट जल गया, तो प्लांट को उखाड़ना पड़ा। समझ लगी बात? अच्छा, अगला पॉइंट, प्लस कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट, उखाड़ने के बाद हो सकता है जमीन का बेड़ा गर्क हो जाए, उस जमीन को दोबारा नॉर्मल करने का जो खर्चा है वो भी इसकी वजह से पड़ा है, उसका नए प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं बात समझ? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में लोग क्या करते हैं, पहाड़ को तोड़ने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो वहां पे एक सुराख करके बम रखते हैं और दबाते हैं बटन, फट जाता है। अब फटने के बाद हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वो साफ सुथराई करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कहता है कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट, अब साइट को रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर अगर आपने किया है तो इसकी वजह से रीस्टोर कर रहे हैं ना, नए प्लान की वजह से रीस्टोर नहीं कर। ठीक है, अच्छा, वो कहता है 10 साल बाद जो खर्चे आएंगे ना, दो तरह के खर्चे आएंगे, कौन से, एक उखाड़ने का खर्चा और एक उस साइट को रीस्टोर करने का खर्चा, ये दो खर्चे शामिल हो। और कौन कौन से खर्चे गलती से उसमें आ सकते हैं जो आपने शामिल नहीं करने, कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं? आप जब डेफिनेटली जब उस वक्त प्लांट को उखाड़ेंगे, उखाड़ने के बाद आपको अगली चीज दिमाग में आएगी, यार इसको कबाड़िए को बेच देते हैं, कबाड़िया बैठा हुआ थोड़ा सा दूर करके, शादरे में बैठा हुआ, तो यहां से बरकत मार्केट से शादरे तक लेके जाएंगे तो गाड़ी छड़ी करवानी पड़ेगी ना, तो गाड़ी करवाने का भी तो खर्चा है। फिर चूंकि वो प्लांट है, प्लांट के कागजात होंगे, वो अपने प्लांट किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है, जैसे बाइक ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, कागजात उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कल को अगर वो बाइक पर डकैती करेगा और कागजात उसके नाम पे नहीं थे, आपके नाम पे थे, तो जेल में फिर आप जाएंगे। नहीं बात समझा रही? तो जब आप बाइक बेचते हैं तो क्या करते हैं, कागज उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करोगे तो फंसोगे आप। ठीक है, पुलिस वाले आपको हर दूसरे दिन बुलाएंगे, भाईजान तशरीफ ले आओ, थोड़ी बाइक उत्ते वारदात हुई, आप जितना मर्जी के कि मैं तो बेच दी थी सी, मैंने कहा ना, कानून के खातों में आपका नाम है तो आप तशरीफ लाएंगे। तो लिहाजा अगर आपने प्लांट बेचा है और प्लांट के कागजात में आपका नाम है, उस प्लांट में परसों चौथ कोई बंदा आके कत्ल हो गया, किसी बंदे ने पकड़ के उस प्लांट में डाल दिया बंदा, बंदे का निकला है कीमा, तो आप कह सकते हैं कि मैं तो अपने घर से बरकत मार्केट, नहीं, क्योंकि प्लांट के कागजात में आपका नाम लिखा हुआ है, अब तशरीफ लेके आए। बात समझ लगी नहीं लगी? क्योंकि प्लांट जब आपने इंपोर्ट करवाया होगा तो कागजात में नाम लिखवाया होगा, उसके डॉक्यूमेंट तैयार हुए होंगे, प्लांट का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, ऐसे प्लांट का भी कोई ना कोई नंबर होता है, उसके कागजात तैयार होते हैं, कागजात के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। कल को आप प्लांट कबाड़ी को ही बेच देते तो आपको कागजात ट्रांसफर करवाने पड़े, तो उसमें फिर क्या आएगा, लॉयर शामिल होगा, कागजात तैयार करेगा, तो लॉयर अल्लाह के वास्ते काम करते हैं, वो पैसे लेंगे, तो वो पैसे इस 1 लाख में शामिल होंगे, इस 1 लाख में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उखाड़ने के लिए लॉयर की जरूरत नहीं थी, प्लान को उखाड़ने के लिए लॉयर की जरूरत नहीं थी, हमने तो सिर्फ उखाड़ने का खर्चे की बात की। तो ये जो लॉयर आया है, क्या उसकी मौजूदगी में उखाड़ना है? नहीं, वो तो बेचते वक्त लॉयर की जरूरत है ना, उखाड़ते वक्त तो लॉयर की जरूरत नहीं। तो अगर गलती से आई का डाटा में सवाल दे दे और सवाल में लॉयर की फीस भी शामिल कर दे, तो वो आपने गलती से भी उस कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर लेंगे। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन फी फॉर सेलिंग, यही है कि बरकत मार्केट से शादरा तक आपने प्लांट लेके जाना है कबाड़िए के पास, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो शामिल करेंगे? नहीं शामिल करेंगे। सेल्स एजेंट कमीशन, सेल्स एजेंट कहता है मैं आप थोड़ा प्लांट सेल करवा रहे ना, मैंने 2% दे देना, तो क्या वो शामिल करेंगे? वो भी शामिल नहीं करेंगे। क्या यहां तक की बात समझ लगी बच्चों?
तो इनिशियली जब प्लांट को आपने डेबिट या क्रेडिट करना है बच्चों, तो उसमें कौन कौन से खर्चे आने हैं? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और फ्यूचर बेस्ट। क्या यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। परचेज प्राइस से क्या मुराद है? हैं? नहीं नहीं नहीं, अवेलेबल खर्च तक कहां से कहां तक के खर्चे परचेज प्राइस में आएंगे? फैक्ट्री तक लाने, सप्लायर के गोदाम से अपने गोदाम तक लाने के लिए जो जितने भी खर्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? परचेज प्राइस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन से खर्चे हैं? उसको इंस्टॉल करने तक, ठीक है, जितने भी टेस्ट रनिंग करने तक, अवेलेबल फॉर यूज होने तक जितने भी खर्चे हैं वो कौन से कहलाएंगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और फ्यूचर बेस्ट एस्टीमेट कौन से हैं? उसको फ्यूचर में उखाड़ने के खर्चे, बेचने के खर्चे नहीं। कौन से खर्चे? उखाड़ने के खर्चे और साइट को दोबारा रिस्टोर करने के खर्चे। वो खर्चे जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने आज 2018 में अपने प्लान में जमा कर। लॉजिक समझ आ गई? इसको बच्चों क्या कहते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। अब उसके बाद है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। 2018 में प्लांट ले लिया था हमने। कब लिया था? 18 में प्लांट ले लिया था। अब चल रहा है 2025। कितने साल गुजर गए? 7 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 7 साल गुजर गए। तो 7 साल तक प्लांट की कॉस्ट वही है जो हमने शुरू में 2018 में रिकॉर्ड की थी। 2025 में हमें प्लांट को चलाने में मसले पेश आए, ठीक है नहीं, उसका कोई इंजन का मसला पड़ गया या कोई मोटर उसकी खराब होगी, तो हम क्या करेंगे? उस मोटर को निकालेंगे, उसकी जगह नई मोटर लगा देंगे। वो मोटर जब 2018 में उस प्लांट के अंदर आई थी तो थी 1 लाख रुपए की। कितने की थी? 2025 में उस मोटर ने तंग किया, हमने उसको निकाला, उसकी जगह नई मोटर लगाई, वो मोटर आई 1.5 लाख रुपए की। क्या करें? करना क्या बच्चों? पुरानी मोटर निकाल दें, नई मोटर ऐड कर। समझ लगी बात? तो उसको बच्चों हम क्या कहेंगे? मेजर एडिशन एंड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब यह पुराना पुर्जा निकाला, नया पुर्जा लगा दिया। और एडिशन से क्या मुराद है? कि पुराना पुर्जा निकाला नहीं है, नया पुर्जा लगा दिया। दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मतलब 2025 में जाके हमें किसी ने कहा कि इस प्लांट दो तो तुम सोलर की प्लेटा ला दो, ये खुद ही बिजली प्रोड्यूस करेगा और खुद ही बिजली कंज्यूम करेगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो ये रिप्लेसमेंट है कि एडिशन है? ये एडिशन है। इसके ऊपर आने वाला ये खर्चा जो है इसकी कॉस्ट में जमा करेंगे, माइनस कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी प्लांट में से एक मोटर खराब होगी, वो निकाल के नहीं लगाई है, ये क्या कहलाएगा? ये रिप्लेसमेंट कहलाएगा। दोनों में फर्क समझ आ गया? तो अगर चलाने के 7 साल बाद अगर ये काम करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? प्लांट की कॉस्ट वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? प्लांट की कॉस्ट चेंज हो, 1 लाख माइनस करें। हाँ 1 लाख माइनस करें। क्योंकि 7 साल तो इस्तेमाल तो ही नहीं, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन तो अलग से, डेप्रिसिएशन तो अलग से अकाउंट में चली होगी ना, जिसका नाम क्या होगा, वो तो वहां से माइनस करेंगे ना। कॉस्ट तो पूरी आ रही होगी आज तक। 2 अकाउंट बनाते हैं ना हम, एक कॉस्ट वाला अकाउंट चल रहा होता है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट चल रहा होता है। कॉस्ट वाले अकाउंट में तो आज तक वो 1 लाख ही है, उसमें तो 1 रुपए की भी कमी नहीं आई। जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो दूसरे अकाउंट में चार्ज हो रही है। हाँ, वहां से उसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल देंगे, लेकिन यहां से क्या निकलेगा? यहां से तो कॉस्ट निकलेगी ना। और समझ आ गई बात? अच्छा, अगला पॉइंट है जी, आपने हर महीने प्लांट की ट्यूनिंग करवाई है। क्या करवाई है? देखो, आपने 2018 में प्लांट लिया, उसके बाद ट्यूनिंग कभी करवाई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने 18 में भी करवाई होगी, 19 में भी करवाई होगी, 20 में भी करवाई होगी, 21 में भी करवाई होगी, 22, 23, 24, 25। तो वो जो ट्यूनिंग करवाई होगी आपने, जैसे बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं, तो क्या वो बाइक की कॉस्ट में शामिल करते हैं? नहीं शामिल करते। वो क्या करते हैं उसको? वो मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे उसको ट्रीट करते हैं,
तो यहाँ पे भी अगर आपने ट्यूनिंग करवाई है तो वो प्लांट की कॉस्ट में जमा नहीं करेंगे, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे। तो लगी। अब तीसरा काम रह गया, मेजर इंस्पेक्शन। एक होती है छोटी मोटी ट्यूनिंग वाली इंस्पेक्शन, जो वो बाहर से उसकी ज़ाहिरी हालत को देखे, जो टेक्नीशियन है बताता था कि हाँ यार बस ठीक है, थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह लगवा लो इन्हों, बाकी सब सेट है। एक होता है मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन होता है कि अंदर से जाके इंजन को खोल के हर एक चीज चेक कर। ये काम कभी जरूरी होता है, कभी जरूरी नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल बाइक को सारे पुर्जे खोल के दोबारा जोड़ा, आज तक किसने जोड़ा? किसी मैकेनिक के पास ट्यूनिंग करवाने के लिए ले गए, आपने कहा भाईजान 0 से लेकर 100 तक एक एक पुर्जा चेक करो, जो पुर्जा खराब है वो नवा पा रहे। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। हम उससे छोटी मोटी ट्यूनिंग करवा लेते हैं, बाइक चलाते हैं, 5 दिन बाद 10 दिन बाद अचानक से पता लगा जनाब चैन टूट गई। तो क्या उसको जाके गुस्सा होंगे, यार तू चैन क्यों नहीं चेक की थी? वो कहेगा भाईजान मैं थोड़ी ट्यूनिंग छोटी मोटी की थी सी, चैन करे तो सेट ही बहुत महंगा है, तेरी शक्ल ही नहीं सी है, तू इतना अफोर्ड कर सकता, मैं तेन दसिया ही नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तू ट्यूनिंग का मैंने मार मार के 1500 रुपये देता है, चैन करे तो सेट 7,000 रुपये का। मैं ग्रीस वगैरह लगा लूँ कि मैं तुम्हें देता, चल चला। आप कह रहे हैं कि यार मुझे अगर तूने बताया होता ना कि चैन गाड़ी का सेट खराब है तो मैं सही करवा लेता। मैं उस दिन तेरी वजह से क्लास में जाने से जो है ना जलील हो गया, मैं क्लास में टाइम पे नहीं पहुंच पाया। समझ रही बात की नहीं? तो छोटी मोटी ट्यूनिंग तो वो कर देगा। अब आप कह रही पूरे का पूरा एक हिस्सा ही बाइक का जो रिप्लेस कर दे, तो वो तो नहीं कर सकेगा ना। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो कि ओके भजन पूरी बाइक खोल, एक एक पुर्जा चेक कर, जो खराब होने वाला है अभी हुआ नहीं है, जो होने भी वाला है ना उसको भी चेंज कर। तो इतना बड़ा खर्चा कोई बाइक चलाने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस तरह की बातें करता नहीं। मतलब बाइक का टायर पंचर हो गया तो क्या हम ट्यूब नहीं डलवा लें? हम ट्यूब नहीं डलवा जब तक वो कहे ना फिर भजन फारग होगी, तब तक नहीं हम डलवाते। ऐसे ही है। टायर पंचर लग गया लगवा लेंगे, दूसरा पंचर लग गया 15 दिन बाद फिर लगवा लेंगे, तीसरा पंचर लग गया 20 दिन बाद फिर लगवा लेंगे। पंचर लगवा लेंगे, ट्यूब की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मसला हो बहुत सीरियस तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा। क्या मतलब है? बात करते हैं हवाई जहाज की। क्या हवाई जहाज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस उस वक्त करवाएंगे जब कोई चीज मसला करना शुरू कर देगी? नहीं, उसमें इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि उड़ रहे हैं, रास्ते में पता लगा भजन इंजन से बंद हो गया, तो आप कह रहे हैं चलो सुकून से कोई मसला नीचे उतरेंगे और साथ ही रिपेयर वाली शॉप पे चले जाएंगे। ऐसे होगा भैया, नीचे ही नहीं उतर पाएंगे। तो एरोप्लेन में आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि अगर कोई मसला हो गया तो चेंज करवा लेंगे, नहीं है तो कोई मसला नहीं, चल रहे हैं। क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जहां पे जिंदगियों के मसले मसाइल हों, कई सौ लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे? वहां पे आप किसी चीज के खराब होने का वेट नहीं करें। आप सारा जहाज चलाने से पहले चेक करवाएं। उसको कहते हैं मेजर इंस्पेक्शन। ये छोटी मोटी ट्यूनिंग नहीं है कि जो चीज खराब हुई है उसको ठीक नहीं करवा रहे, जो चीज खराब होने वाली है उसको भी आप ठीक करवा रहे। क्या अभी मजीद काम निकाल सकती थी, मजीद 1 साल वो चीज चल सकती थी, लेकिन आप रिस्क लेने को तैयार नहीं। आप कहते हैं भाईजान होनी चेंज करो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो वो जो मेजर इंस्पेक्शन है उसके ऊपर अगर जो खर्चा आएगा वो ट्यूनिंग के खर्चे के बराबर नहीं होगा। वो अच्छा खासा खर्चा है, सारा जहाज खोल के दोबारा बंद किया ना। ये ऐसे ही है जैसे कि नया जहाज ले लें आप। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो सारे जहाज को खोल के एक एक पुर्जा चेक करके फिर उसके बाद जाके उन्होंने क्या कहते हैं उसको जोड़ा है। तो इस काबिल हुआ है जिसके ऊपर वो मजीद 2 साल की गारंटी दे सकते हैं कि 2 साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक एक पुर्जे को हमने देखा। ठीक है। तो अगर बच्चों वो फर्ज करो 100 मिलियन का प्लांट था, कितने का था? तो इंस्पेक्शन के ऊपर हो सकता है 30 मिलियन का खर्चा आ रहा है।
तो वो जो इंस्पेक्शन है उसकी वजह से अगले 2 साल तक आपको गारंटी मिल गई कि 2 साल तक जहाज कुछ नहीं करता, 2 साल बाद फिर चेक करें। तो वो जो खर्चा है ये ट्यूनिंग वाला खर्चा नहीं है, ये बात याद रखनी। ये जो मेजर इंस्पेक्शन का खर्चा है ये प्लांट की कॉस्ट में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर आप जहाज को बेचना चाहेंगे तो महंगा सेल होगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाईजान उन्होंने अभी अभी मेजर इंस्पेक्शन करवाई है, इसके ऊपर 2 साल और सुकून से आप ये जो है रिलाय कर सकते। तो बाइक की ट्यूनिंग में और जहाज की ट्यूनिंग में फर्क समझ आ रहा है? ठीक हो गया। तो जिन जहाज़ों के एक्सीडेंट होते हैं उनका यही मसला होता है कि वो इस तरह की इंस्पेक्शन कम करवाते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, जहाज उड़ाने से पहले बकरा ज़िबा करते हैं, और अगर उतर जाए सुकून से तो फिर बकरा ज़िबा कर लेते हैं। वो समझते हैं सदका दे रही तक काली बलावन टाल गई हैं, तो बस ठीक है जहाज। तो बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो वाली हरकतें, वो ये वाली हरकतें नहीं करती, वो बकरों पे रिलाई नहीं करते कि भाईजान काले बकरे दी तुम सदका दो तो जहाज उड़ाई जाओ। समझ नहीं कि नहीं? तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात। ठीक है जी। वो सुना होगा आपने वो PIA जो जहाज था तबाह हुआ था जिसमें जुनेद जमशेद भी था, तो उसके बाद जो उसी तरह के एक और जहाज भी था, जब भी वो उड़ाते थे ना उसको उड़ाने से पहले जनाब बकरा ज़िबा करते थे कि तुम अकल नो हथ मारो चेक करा लो। मैंने कहा नहीं, वो तो 30 मिलियन का खर्चा होना है, बकरा आना है 70,000, 30 मिलियन ना लाओ, 70,000 रुपये लाओ। ठीक है जी, इस तरह की हरकतें कर। तो यहां तक की बात समझ लगी थी। तो ये इसको बच्चों कहते हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। इसको क्या कहते हैं? सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के बाय किया था 2018 में, 18 के बाद 25 में क्या क्या किए? 3 काम हो सकते हैं, कौन कौन से? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और मेजर एडिशन एंड रिप्लेसमेंट, और तीसरा मेजर इंस्पेक्शन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या करना है? वो तो प्लांट में नहीं जानी, वो तो एक्सपेंस आउट करते हैं, ट्यूनिंग है। और मेजर रिप्लेसमेंट, पुराना जो पीस था वो निकालेंगे, उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, नया पीस जो लगाया उसकी कॉस्ट को क्या कर देंगे। और मेजर एडिशन, पुराना तो कुछ निकाला ही नहीं, नया लगाया, उसकी कॉस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेजर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे जितनी कॉस्ट आई है वो ऐड कर देंगे। अगर पिछली इंस्पेक्शन की हुई थी 3 साल पहले और आज दोबारा करवाने की जरूरत पड़ गई है तो पिछली माइनस कर देंगे, क्योंकि उस इंस्पेक्शन का फायदा नहीं ना रहा, खत्म हो गया उसका फायदा। अगर आप दोबारा इंस्पेक्शन करवाने जा रहे हो तो इसका मतलब है पिछली इंस्पेक्शन पे आपको इतमाद अब नहीं है, अब खत्म होगी स्टोरी। तो अगर उसकी कॉस्ट आपने ऐड की हुई है तो वो माइनस करो। ठीक है, यहां तक की बात लगी। कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ इंस्पेक्शन माइनस डी रिकॉग्निशन ऑफ इंस्पेक्शन। पिछली इंस्पेक्शन जो थी उसको उसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल दो, और उसकी अगर कोई कॉस्ट पड़ी हुई तो वो भी निकाल दो, तो हजम शुद्ध। हाँ जी, किसी एसेट की दूसरी रेसिडुअल वैल्यू होती है, कॉस्ट में से माइनस होती नहीं, उसके आपने किसी ने पैसे दिए है, वो एटलीस्ट आपको रिकवर कर देंगे। हो जाएंगे। आपने प्रोडक्ट्स कैसे पढ़ा ना, फ्यूचर में आने वाले पैसे आज रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर में पैसे आने हैं तो क्या आज माइनस कर लें, आज रिकॉर्ड कर लें उसको? ये तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फ्यूचर में जो लॉस होना है उसको आज रिकॉर्ड कर लें, लेकिन फ्यूचर में आने वाले पैसे आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। याद है कि नहीं याद? फिर एट द एंड उसको किस तरह प्रॉफिट में रिकॉर्ड किया जाता है? वो तो उस वक्त जब बेचेंगे तो देखेंगे ना, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो बेचते वक्त देखेंगे ना, मतलब सब्सक्राइबर की 10,000 थी, बेची 12,000 की, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 की स्क्रैप वैल्यू है, वो किधर काउंट? किधर मतलब? मतलब एट द एंड आपने अगर 1 लाख की चीज ली थी और उसका पीरियड पूरा हो गया, हाँ, सबको 10,000 वापस आ गया स्क्रैप वैल्यू। जब आ जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। किस चीज? उसकी इनकम उसको देखेंगे ना, उसको 10,000 का था, कितने का बेचा? 12,000 का,
तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना। आपके पास एक मोबाइल है, आपको उम्मीद है कि मोबाइल मैं कल को बेचूंगा 10,000 का सेल हो जाएगा, ठीक है, आपने जाके बेचा 12,000 का सेल हो, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। 2,000 रिकॉर्ड करें। लेकिन आपने सोचा हुआ था 10,000 का सेल होगा, लेकिन सेल हुआ 7,000 का, तो अब क्या हुआ? अब नुकसान हुआ है। तो अब 3,000 का नुकसान रिकॉर्ड। 10,000 कहीं नहीं आया, या तो 2,000 आएगा या 3,000 आएगा, ठीक है। वो आपके दिमाग में एक फिगर है जिसको आप कंपेयर करेंगे मार्केट में रेट का लगा उसको। और यहां तक की बात में लगी थी। अच्छा जी, सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों, ये जरा पढ़े मुझे बताएं, इनमें से कौन कौन सा खर्चा एसेट की कॉस्ट में जाएगा, कौन सा नहीं आएगा? हाँ जी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन द बिजनेस, एसेट की कॉस्ट आएगी नहीं है। कैरेज पे टू ब्रिंग द मशीनरी इन ए अबाउट ऐड होगा। कंप्लीट रीडेकोरेशन ऑफ द प्रिमिसेस एट ए कॉस्ट ऑफ 1,500। हाँ जी, रीडेकोरेशन की है, नहीं होगा। बात से लगी लगी। मतलब आपने इस बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी बनाई है, तो गुब्बारे लगाए हैं, तो उन गुब्बारों की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा हो गया, रीडेकोरेशन की है, तो यही बात। उसकी वजह से बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा। हाँ, आपने कमरा नया बना लिया, फिर तो कहेंगे बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा होगा, लेकिन गुब्बारे लगाने से बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा नहीं होता। क्वार्टरली पेमेंट फॉर हीटिंग। हाँ जी, गैस का बिल आया, बोलो तो सही। द परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर कैंटीन, एसेट है कि नहीं है? एसेट है। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ न्यू वैन, एसेट है कि नहीं है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बस नेम ऑन न्यू वैन, नाम पेंट किया वैन का, ठीक है, उससे वैन की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। किसी चीज को एसेट आप उस वक्त माने कि जब उससे आपको फ्यूचर में फायदा हो। नहीं, ब्रांडिंग में काउंट नहीं ना, हमने उसको वैन के तौर पे देखा ना, उस पर आपने नाम लिखा अपने कारोबार का जो भी है, आप कल जब बेचने जाएंगे, उस नाम की वजह से बिल्डिंग, उस बिजनेस की वैन की वैल्यू में इजाफा है। मतलब आपने गाड़ी लेनी है और उसके ऊपर लिखा पंजाब कॉलेजेस, तो गाड़ी महंगी सेल होगी, ब्रांडिंग है, नाम है, बड़ा बहुत बड़ा नाम है। चलो पंजाब कॉलेज छोड़ो, उस पर लिखा हो जो ट्रम्प बस, क्या ट्रम्प की बस है, बस समझेगी क्या वो ट्रम्प चलाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग है, समझने की बात। क्वेश्चन नंबर 3, वैन परचेज, एसेट एग्री, रिपेयर टू वैन, एसेट। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए न्यू मशीन, पैसे की कॉस्ट में आएगी कि नहीं आएगी? कॉस्ट ऑफ having रेफ्रिजरेटर प्लांट इन बुचर शॉप, हाँ जी, एसेट है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेंट के लिए, अपना नहीं है। 12 dozen sets of cutlery purchased by a new catering firm for a new dining room, हमने रेफ्रिजरेटर रेंट पे लिया, तो क्या वो हमारा एसेट है? हाँ जी, 12 दर्जन क्या लिया? कटलरी का सेट लिया, हाँ जी, एसेट है कि नहीं है? एसेट। क्यों? क्योंकि इसमें साल में खत्म नहीं होता, तो बात समझ आ रही कि नहीं? इसमें साल में खत्म नहीं होता। A motor vehicle bought for resale by a motor dealer,
उसने गाड़ी दी है डीलर, तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट नहीं है, ये तो उसके इन्वेंट्री है, जो भी लिया तो वो सर आधे घंटे बस सेल हो, समझ आई बात। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन टू फैक्ट्री एसेट है। परचेज ऑफ एक्स्ट्रा फाइलिंग कैबिनेट फॉर सेल्स ऑफिस, फाइलिंग कैबिनेट क्या से क्या मुराद है? अलमारी बनाइए जिसमें फाइलें रख सकते हैं, पहले अलमारी नहीं थी, अब अलमारी बनाइए। हाँ जी, एसेट है कि नहीं है? कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू अकाउंटिंग मशीन, रिपेयर है नहीं। लीगल फी पेड इन कनेक्शन विद फैक्ट्री एक्सटेंशन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, लीगल फी पेड इन कनेक्शन विद फैक्ट्री एक्सटेंशन है। क्यों बना? आपने जब फैक्ट्री एक्सटेंड करनी है तो एलडीए से अप्रूवल चाहिए, एलडीए से अप्रूवल नहीं है तो अगले बुलडोजर लेके आएंगे और सारी फैक्ट्री तोड़ तोड़ के चले जाएंगे, तो लगी बात। कल को आप बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर जिसने बाय करना है उसको पता चल जाए कि ये इलीगल है तो उसके पैसे नहीं देगा, आपकी असल की वैल्यू नहीं लगेगी, समझ आ रही बात। तो आप बीच में लॉयर को इन्वॉल्व करके उसको प्रूव करवाएंगे कि भाईजान हमने ये नया कमरा डाला, एलडीए वाले से प्रूव करवा दो, तो ही जाके उस कमरे की वैल्यू है। कल को बेचोगे ना तो उस कमरे के लोग पैसे दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, for the business of check a charter wholesale chemist classify the following between capital and liability expenditure। हाँ जी, purchase of an extra van asset है, carriage cost with bricks for new warehouse extension, हाँ जी, हमने ईंटें मंगवाई हैं, ट्राली वाले को पैसे दिए, ट्राली वाले को जो पैसे दिए हैं वो एक्सपेंस है कि एसेट का हिस्सा बनेगा? एसेट का हिस्सा बनेगा, यहाँ तक की बात सुनिए। कैरेज कॉस्ट ऑफ परचेज, हाँ जी, ये गुड्स के ऊपर कैरेज आई है तो गुड्स में ऐड होगी, और गुड्स चूंकि नॉन करंट एसेट नहीं है तो ये भी नॉन करंट एसेट नहीं। कैरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी एक्सपेंस है। लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेट्स, हमने एक लॉयर को हायर किया, हमने कहा भाईजान यार बंदे पैसे नहीं देने पे, इन्होंने केस ठोक दिया, जैसे ही उनको जनाब जज का ऑर्डर गया वो फौरी पैसे देने आ गए, हाँ जी, एक्सपेंस है। लीगल चार्जेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू प्रीमिसेस फॉर ऑफिस, ये असल की कॉस्ट है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग में फायर इंश्योरेंस के लिए आपने प्रीमियम पे किया कि अगर आग लग जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है जी। ऐसा का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीन, नई मशीन लगाइए, मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अगला पॉइंट, एन एक्सटेंशन टू ऑफिस बिल्डिंग कॉस्टिंग 24,000, कॉस्ट है। रिपेयर वेयर हाउस रूफ, एक्सपेंस है। एनुअल सर्विस कॉस्ट फॉर ए कुरियर फर्म्स फ्लीट ऑफ वैन्स, expense है। A new bicycle purchased by a new news agent for use by the newspaper's delivery boy, cost है। Wages paid to employees who work on the construction of their company's new office building, cost of asset है कि expense है? cost of asset है, पढ़ ले जरा ध्यान से कैसे। वेजेस वैसे तो एक्सपेंस है, लेकिन किस पे की है उसने, समझ लगी बात। कहते अपने ही लेबर थे, सारा साल उनको पेमेंट करते थे, एक्सपेंस में लेके जाते थे, लेकिन इस दफा इस महीने में उन्होंने क्या किया, ऑफिस की बिल्डिंग पे उन्होंने काम किया, पेमेंट तब भी वही कर रहे जो पहले कर रहे थे, लेकिन पहले वो एक्सपेंस थी, अब वो एक्सपेंस नहीं। और समझ लगी बात है। टाइम हो गया, तो बोलो तो सही। चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जी।
कोई भी ऐसा मंथली पॉलिसी पे उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करके फुल ईयर पॉलिसी पे एंड कर सकते हैं। पॉलिसी आप एक दफा चूज कर दी, ठीक है, पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने एक्सप्लेन उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी आपने ऐसा क्यों किया। तो इसका बेनिफिट ज्यादा। तो पहले भी सोचना चाहिए था। अगर हमने 18 में मंथली सोची है और 20 में जाके फुल ईयर में बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है, तो लोग कहेंगे 18 से क्यों नहीं सी आ रहा है। 18 में फुल ईयर लगा रहे थे, उस वक्त किसी ने रोका था? नहीं बात समझा रहे। ओके, साड़ी बारी आई थे तो पॉलिसी बदल ली। नहीं बात समझे, ठीक है ना, उन्होंने पॉलिसी आई कि रखो। हाँ जी। जब हमने वो इनिशियल पोस्ट टेस्टिंग पोस्ट में जब हमने 4,000 राउंड ईयर सीखा था और जो प्रोडक्शन हुई थी वो 20,000 की, तो अगर वो प्रोडक्शन मतलब 50,000 राउंड ईयर प्रोडक्शन जो हुई वो 1 लाख की बिकी है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट हो? तो ये ना माइनस कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, मतलब ग्वाला भी कारोबार कर रहा है, अन्ना दो भी नहीं है। मतलब प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगा, हम वाले को नाम किसी बिस्कुट है जैसे वो शॉपिंग तो तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत हो सकता है आपका छक्का लग जाए और आपको पैसे ज्यादा मिल जाए, माइनस करेंगे फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, असर की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, भाई इसने टेस्टिंग में ही हमें फायदा दिया है। राउंड ईयर की माइनस करके फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो एसेट में से माइनस करेंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मतलब एक बंदे को पता हो कि यार ये 20 रुपए का माल इसने लगाया है और ये मुझे 30 रुपए का बेच रहा है, मतलब भैंसों को भी पता होगा कि यार ये जरा चारा लेके आया, साढ़े दिहाड़ी से पूरा नहीं आना सन। और वो भैंसों को खिलाने वाला बंदा एक दिन से नहीं खिला रहा, कई सालों से खिला रहा है, उसको तजुर्बा है कि इससे इनका पेट नहीं भरेगा। मैं इनको रोजाना 30,000 रुपए का चारा ला के देता हूँ तो पेट भरता है इनका। बात सुन लगी है, ये मैं मालिक से जो लेके आ रहा हूँ, अगर इनका पेट ना भरा तो ये 30,000 से महंगा पड़ गया मुझे। नहीं बात सुन लगी। तो अगर तो उसने वो 30,000 का माल उसे 1 लाख रुपए में लेके आ गया, तो फिर तो ये बेवकूफ है, फिर तो बहुत जल्दी ये कारोबार बंद कर देगा, भैंसे भूसे इसकी सारी नुकसान में जाएगी। वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब हमने मैं किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी बाय करेगा तो नुकसान में तो नहीं करेगा ना। देखो, आप फर्ज करो आपको कोई कहता है यार अब मेरे को फोन है हवावे का, आईफोन तो ज्यादा अच्छा है, 6 लाख रुपए का मैं बेचना है, तो ले लेंगे आप। आपने पूरी जिंदगी फोन नहीं बाय किए, लेकिन इतना तो आप भी सोचेंगे ना, 6 लाख का नहीं हो सकता। वो कहेगा यार इसमें लॉटरी निकल आएगी, तेरी उम्र का टिकट निकल आएगा, लिखवा ला मेरे को, तो ले लेंगे। इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो हर किसी का दिमाग चलता होगा ना। अगर वो जिंदगी में पहली दफा भी परचेज करने जा रहा है, उसको पता है कि जो मर्जी कर रहा है, ये इतने का है ही नहीं। बात लगी कि नहीं, वो क्या कहेगा, ऑस्ट्रेलियन दूध डाला मैंने इसमें, अंडे मैंने नॉर्थ अमेरिका से मंगवाए थे, क्या करके महंगा बेचेगा। वो किसी को भी बेचेगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना कि मैं ऐसे आया पाया, क्या पाया। ठीक है, तो कोई भी बंदा बाय करने से पहले सोचेगा कि मुझे इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। वो तो वन ऑफ एक चीज बना रहा है जो पहले ना कभी बनी है ना बाद में कभी बननी है, वो तो बन गई है। बात सुनेगी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में एग्जांपल जरा देखें, वो जो भैंस जब बच्चा देती है तो शुरू शुरू में जो दूध आता है, क्या वो डेली बेस पे ऐसा आता है? तो वो दूध से महंगा सेल होता है अगर कोई सेल करे, महंगा सेल होता है कितना तो नॉर्मल से राइस उससे ज्यादा ही नहीं है, नॉर्मल प्राइस से महंगा। नॉर्मल से महंगा होता है। तो पॉइंट यही है ना कि अगर उसको कहे कि भाईजान ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन जो गाय थी इसको हमने शहद पिलाया था, बादाम खिलाए थे, तो लिहाजा ये कम से कम 5,000 रुपए का किलो है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये लोग सेल नहीं करते, वैसे ही बांट देते हैं। इन लोगों में वो वैसे ही बांट देते हैं कि यार ठीक है सर मत दे। सेल बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में ये सेल नहीं करते। बात सुनेगी नहीं, ये वो एग्जाम्पल है। तो अगर इस तरह की चीज है आपके पास, तो आप इसको मार्केट में कैसे बहुत महंगा करके बेच सकते हैं। ठीक है, बहुत कम एग्जाम्पल है। अगर ऐसा हो जाए, अबल तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर डेफिनेटली फिर उसमें से माइनस करेंगे। हाँ जी। अपने कोई वीडियो फिर दो कैसे ऐड है या लीम है कौन है?
या अपन नाउ चल तो रही है। ये उस चैवल ने फिर कौन सी स्टार्ट कर दी?